कहते हैं ज़िंदगी के सफ़र में कोई दिक्कत हो तो हिम्मत बढ़ जाती है। कोई रास्ते को रोके तो जुर्रत बढ़ जाती है। अगर बिकने का मन बना लिया हो तो कम हो जाते हैं दाम अक्सर, लेकिन ना बिकने की ठान ली हो तो कीमत बढ़ जाती है। नमस्ते, मेरा नाम है आदित्य और आज हम बात करने वाले हैं खास व्यक्ति से। खास क्यों है ये हम बताएंगे आपको। इससे पहले ये समझ लेते हैं कि यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये झउआ भर के एग्ज़ाम्स को करवाता है। झउआ भर के एग्ज़ाम्स को करवाता है, लेकिन वो सभी अव्वल दर्जे के रहते हैं। ये हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी हाल ही में इसका रिजल्ट आया है। रिजल्ट देखा तो यही खास व्यक्ति पहले पद पर तैनात थे। एक और खास इसलिए बन जाते हैं क्योंकि इन्होंने आईआईटी मुंबई में दाखिला लिया था। इससे मन नहीं भरा तो इन्होंने आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ग्रेड बी के पद पर सेवा की। वहाँ पर सेवारत रहते हुए इन्होंने आईएएस की परीक्षा दी और आईएएस की परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया। इनसे हम बात करेंगे बहुत ही अच्छे से और बहुत ही गंभीरता से और जानेंगे हर पहलुओं पर क्या स्ट्रेटजी रही और कैसे काम किया जाए। अब समझ लेते हैं कि परीक्षा को यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस की परीक्षा को समझ लेते हैं। यह परीक्षा लगातार 3 दिन तक चलती है और साल के जून के महीने में दिखाई पड़ती है। इसमें सांख्यिकी के 4 पेपर होते हैं। उसके साथ साथ जनरल स्टडीज़ और जनरल इंग्लिश का भी एक पेपर रहता है। जनरल स्टडीज़ और जनरल इंग्लिश का पेपर 100-100 नंबर का रहता है और सांख्यिकी के पेपर 200-200 नंबर्स के रहते हैं। यानी कि अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 1000 नंबर की ये लिखित परीक्षा हो जाती है। यदि आप लिखित परीक्षा को पास कर लेते हैं तो आपको यूपीएससी अपने बंगले पे यानी कि यूपीएससी भवन में आपको फेस टू फेस इंटरेक्शन के लिए बुलाती है। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू भी 200 मार्क्स का होता है। अगर अब बनती है एक ओवरऑल मेरिट लिस्ट। अगर उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो आप इतना समझ लीजिए कि आप एक आईएएस के पद पर तैनाती पक्की समझी जाती है। तो हम बात करेंगे उस व्यक्ति से जिनका नाम है अस्तित्व रंजन श्रीवास्तव। इन्होंने आईएएस में टॉप किया हुआ है। हम जानेंगे इनसे हर चीज़ पर कैसे क्या किया जाए। तो स्वागत करते हैं। कैसे हो सर भाई? बढ़िया क्या हाल बढ़िया चाल है? सब बढ़िया। ठीक हो? आप खुश हो? जी। अच्छा, तो शुरू से शुरुआत करते हैं, है ना? रिजल्ट आता है, उसके बारे में पहले कैसे पता चलता है कि आपको कि हमारा सिलेक्शन हो गया या किसके थ्रू पता चलता है? रिज़ल्ट का मुझे मेरे एक फ्रेंड ने फ़ोन किया था कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया है और तुम्हारी फर्स्ट रैंक आई है यूपीएससी आईएएस में। सिलेक्शन का तो मुझे लग रहा था कि हाँ संभव है, हो जाएगा इस बार। पर फर्स्ट रैंक जो उसने अगली लाइन बोली थी उस पर मुझे उतना भरोसा नहीं हो रहा था। हालांकि कुछ देर बाद जब ये मैसेजेस और कॉल आना शुरू हुए, जब मुझे रिज़ल्ट मैंने खुद देखा तो मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ हो चुकी है, अब इसको स्वीकार लेना चाहिए। अच्छा, ये रिजल्ट आता है उसके बाद आपको पता चलता है, घर वालों का क्या रिएक्शन था इस पर कि वो उनका कैसे वो मतलब दिख रहे थे जब रिजल्ट के बारे में पता चला कि आपका सिलेक्शन हो गया है? उसके बारे में बताइए। तो जिसने एग्ज़ाम दिया था उसको खुद ये यकीन नहीं हो पा रहा था कि उसकी पहली रैंक आई है। तो घर वालों को भी इतना यकीन तो नहीं हो पा रहा था कि हाँ इसकी पहली रैंक आई है। अच्छा। हालांकि खुश तो सभी थे, खुश तो इसी बात से मात्र थे कि सिलेक्शन हो गया है। पहली दूसरी रैंक उतनी मायने नहीं रखती है कि माता पिता के लिए उतनी ये चीज़ें बड़ी नहीं होती हैं, सिलेक्शन ही काफ़ी होता है। अच्छा, आप गोंडा के मूल निवासी हैं, तो आप ये बताइए वहाँ के किस विद्यालय से आपने अध्ययन किया? मैंने 10वीं तक की पढ़ाई महर्षि विद्या मंदिर स्कूल से की है और 11वीं 12वीं मैंने फातिमा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की है। दोनों ही मेरे सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हैं। अच्छा, तो क्या सिलेक्शन होने के बाद क्या आप वहाँ उस विद्यालय गए, आप उन टीचरों से मिले, वहाँ का कैसा अनुभव रहा? जी, जब मेरा सिलेक्शन हुआ और ये खबर सबको पता चली तो मुझे मेरे दोनों स्कूलों से ही बुलाया गया था और वहाँ पे सम्मानित भी किया गया इस चीज़ के लिए। अच्छा, तो कि वहाँ अच्छा वहाँ के जो आपने अध्ययन किया बचपन में, क्या वो आपको कहीं न कहीं लगता है कि वो आपको इम्प्रूव करता है, वहाँ से बूस्ट अप करता है चीज़ें और ज़िंदगी में बढ़ने के लिए? जी कुछ हाँ, बताइए। ये ज़िंदगी के अनुभव होते हैं, आप स्कूल में बहुत कुछ सीखते हैं और वो आगे चल के आपको काम भी आते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगती है जो आप स्कूल में सीखते हैं और सिखाई जाती है, जो उस पे ज़्यादा फोकस होता है वो डिसिप्लिन है। तो ये आपको जीवन भर में काम आती है। डिसिप्लिन अगर आपने सीख लिया एक बार तो आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं गोंडा से लखनऊ की ओर। तो ये गोंडा से लखनऊ के बीच का सफ़र यूनिवर्सिटी में आकर रुकता है।
जी, आप लखनऊ के अलावा कहीं आपने सोचा था कि आगे इंटर के बाद जाने के लिए, या सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के बारे में सोचा? नहीं, मेरे सारे दोस्त जो मेरे ट्वेल्थ के दोस्त थे वो उन्होंने बीटेक शुरू करी थी, और जिन्होंने नहीं की थी वो कोटा गए हुए थे जेईई मेंस की कोचिंग करने। अच्छा। तो मैंने भी जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया था जब ट्वेल्थ में था, तो मेरी रैंक उतनी अच्छी नहीं थी, और सच बताऊँ तो मेरी रैंक भी रोल नंबर की जितनी थी। तो मेरी सिस्टर ने 1 साल पहले ही बीएससी शुरू किया था यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से, तो उन्होंने मुझे बताया कि बीएससी भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो फिर मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया, और मैंने फिर बीएचयू से और डीयू से और एलयू से बैचलर्स करने के लिए, बीएससी मैथमेटिक्स करने के लिए अप्लाई किया था। हालाँकि मेरा सिलेक्शन केवल एलयू में हुआ था, क्योंकि वो उस समय पे वो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होते थे, तो मैंने फिर एलयू में अपना एडमिशन लिया। ये स्टैट्स के स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपको इतना अप्रोच कहाँ से आया कि हाँ स्टैट्स में लेंगे? और ये बताइए कि आपको सब्जेक्ट किसने कहा चूज़ करने के लिए कि आप एलयू में ये सब्जेक्ट चूज़ करिए, इसके पीछे क्या है? तो जब मैं 11th में था, जब मैं 12th में था, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरे दोनों ही प्रिय विषय नहीं रहते थे। अच्छा। मैथ्स में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहता था। तो जब, जैसा मैंने बताया कि मेरी सिस्टर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि हाँ बीएससी है और तुम स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, मैथ्स के सिमिलर है, तुम्हारा मैथ्स में इंटरेस्ट है तो उसमें भी बन जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, एक सब्जेक्ट से तो पीछे छूटेगा। और फिर थर्ड ईयर आते आते मैंने फिजिक्स भी ड्रॉप कर दिया, और फिर मेरे लास्ट ईयर में मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स 2 सब्जेक्ट ही थे। अच्छा। एलयू का अध्ययन यहीं पे समाप्त होता है, उसके बाद बीएचयू में चलते हैं। वहाँ का एलयू से बीएचयू का सफ़र कैसे रहा? तो जब मैं अपने लास्ट ईयर में था, तो तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे मास्टर्स करनी है, और मास्टर्स के लिए मैंने 3 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की थी। पहली थी बीएचयू, फिर डीयू, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, जहाँ से मैं पढ़ ही रहा था। तो मेरा सिलेक्शन केवल बीएचयू और एलयू में हुआ था, डीयू में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और क्योंकि बीएचयू के रिज़ल्ट पहले आ गए थे तो फिर मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया। अच्छा, बीएचयू में। अब उसके बाद फर्स्ट पेपर की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट पेपर एक माना जाता है कि उसमें बहुत बड़ा सिलेबस है, तो इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी अपनाई कि उस सिलेबस को आपने कुछ कम करने के लिए, या फिर अपनी स्ट्रेटजी क्या, उसको बताइए। पहली गलती लोग क्या करते हैं कि उस सिलेबस में अपने हिसाब से चीज़ें करने लगते हैं, कि उसमें से 3 पोर्शन अगर हैं, 4 पोर्शन हैं, तो उसमें से वो 2 या 3 पोर्शन ही पढ़ के जाते हैं, सेक्शंस पढ़ के जाते हैं। ये गलती आप मत कीजिएगा। हर सेक्शन को उतना ही टाइम दीजिए, उतना ही एफर्ट दीजिए उसमें। चारों ही सेक्शन आपकी प्रोबेबिलिटी हो, चाहे स्टैटिस्टिकल मेथड्स हो, चाहे न्यूमेरिकल एनालिसिस हो, या फिर कंप्यूटर हो, चारों ही इंपॉर्टेंट हैं। और आपको केवल एग्ज़ाम निकालने के लिए नहीं, आपको वो चीज़ें पता भी होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये होनी चाहिए, आपका माइंडसेट किस तरह का होना चाहिए कि हाँ, मुझे जानना है, क्यों पूछा जा रहा है। इस तरह से आप तैयारी शुरू करें। अब आपको, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल एनालिसिस को और कंप्यूटर पार्ट को बहुत पोलाइटली लेते हैं कि इसको एग्ज़ाम टाइम में देख लिया जाएगा या किताब से ऐसे ही देखिए, तो क्या इसको पोलाइटली लेना चलेगा, कि या फिर उसको भी पूरा फोकस्ड होके करना पड़ता है? नहीं, ये हो जाएगा वाली स्थिति मेरी नहीं रहती थी। मुझे लगता था कि अगर हो जाएगा, अगर कोई भी चीज़ आपको, सबसे बढ़िया टेस्ट जो थंब अप्रूव मैं अपनाता हूँ, कोई भी चीज़ आपको अगर लगता है आसान है तो उसको आप एक बार करके देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि वो कितनी आसान होती है। तो अगर आपको लगता है हो जाएगा तो आप एक बार अपना टेस्ट दे लीजिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, उनमें देखिए कि हाँ, आप कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि हाँ, ये फ्यूचर में हो जाएगा। एक दिन पहले एग्ज़ाम दिया नहीं हो पाएगा। क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक है एमए के लिए या फिर कंप्यूटर के लिए, जिससे हम और बेहतर उस पर कवर कर सकें? कंप्यूटर के लिए मैंने रेफ़र की थी बाला गुरुस्वामी, कंप्यूटर फंडामेंटल्स बाय बाला गुरुस्वामी। और दूसरी किताब मैंने कुछ टॉपिक्स के लिए रेफ़र की थी, वो रीमा थरेजा थी। आप एक किताब रेफ़र कीजिए, बाला गुरुस्वामी या रीमा थरेजा। अगर आपके पास समय है, आप दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट दे रहे हैं और आपके पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, तो उस केस में आप 1-2 किताबें और पढ़ सकते हैं, कुछ ही टॉपिक्स के लिए। ज़रूरी नहीं कि आप सारी किताबें पढ़ें, एक सफिशिएंट है। बट अगर आपके पास टाइम है, तो आप डिफरेंट बुक्स रेफ़र कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर चलता रहता है क्योंकि इसका वास्ट सिलेबस है। क्या इसके पीछे कोई शॉर्ट ट्रिक्स रहती है या नोट्स बनाने का क्या तरीका रहता है कि कैसे बनाएं ताकि हम एग्ज़ाम टाइम में उसको बहुत क्विक रिवीजन मार सकें, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम सेम पड़ जाते हैं फर्स्ट और सेकंड का, तो उसके शॉर्ट नोट्स के बारे में कैसे? हाँ, शॉर्ट्स नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। आपको सारे फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे, आपको सारे रिजल्ट लिखने पड़ेंगे, और उनको बार-बार रिवाइज़ करना पड़ेगा। आप, ऐसा नहीं है कि आप लास्ट मोमेंट पे एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले, 1 हफ़्ते पहले, 1 महीने पहले आप पूरी की पूरी फंडामेंटल और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स उठा के आप रिवाइज़ करना शुरू कर दें।
इस सारी फॉर्मूले मैं आज याद कर लूँगा, सारी फॉर्मूले मैं रिवाइज़ कर लूँगा। आपको पेज पलटने में ही सारा टाइम लग जाएगा, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो भी। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप पहले तो फॉर्मूले लिख लें, अपने रिजल्ट्स लिख लें, और उसमें कोई एग्जांपल्स हैं, कोई एक्सरसाइज में कुछ अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, तो उसको आप अपने पास कलेक्ट करें। लास्ट में आपको ये चीज़ें काफ़ी मदद करती हैं। अब चलते हैं फर्स्ट से सेकंड की तरफ। उसी बीच में आपको आईआईटी मुंबई में देखा गया, इसके पीछे क्या राज है और इसके पीछे सफ़र कैसा रहा ये वहाँ तक पहुँचने का है? तो आईआईटी बॉम्बे में मैंने एडमिशन पीएचडी में लिया था जुलाई 2022 में, और वो मैंने एडमिशन गेट के थ्रू लिया था। गेट मेरा क्लियर हुआ था 2022 में, मेरी 9वीं रैंक थी ऑल इंडिया। इसके पीछे मतलब अलग से क्या स्ट्रेटजी रही या क्या उसी के बीच में क्या तैयारी कैसे करते रहे कि गेट भी आपने क्लियर किया? इसके आईएसएस के साथ साथ जबकि चल रही थी, तो इसके पीछे कौन सी स्ट्रेटजी बताई आपने कि किस तरह से मैनेज किया इसको? मैंने शुरुआत आईएसएस के साथ नहीं की थी। गेट का प्रिपरेशन मैंने लास्ट अटेम्प्ट में ही शुरू किया था अपने। जब मेरा लास्ट अटेम्प्ट प्रीवियस अटेम्प्ट में नहीं हुआ सिलेक्शन आईएसएस में, तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, प्लान बी की बारी आ गई है। तो फिर उस लिए मैंने गेट की प्रिपरेशन शुरू की कि मैं कहीं से पीएचडी स्टार्ट कर दूँगा या फिर किसी पीएसयू में जॉब शुरू कर दूँ। तो आपकी जॉब लगी थी शायद? हाँ, मेरी क्रिस सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, उसमें गेट के थ्रू सिलेक्शन होता है, अच्छा। वहाँ पे मेरी जॉब हुई थी। हालाँकि मैंने उसको भी छोड़ दी। तो क्या जॉब गेट में रहते हुए एक पीएचडी करते हुए क्या हम आईएसएस पर फोकस कर सकते हैं उतना जितना मतलब करना चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है कि आप कितनी तैयारी करके आ चुके हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। तो मैंने जब एडमिशन लिया था तो मेरे जून में एग्ज़ाम्स खत्म हो गए थे आईएसएस के, जुलाई में मैंने एडमिशन लिया था। तो मुझे केवल आगे चल के केवल इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी थी पीएचडी के साथ में। तो वो मेरे लिए एक बेनिफिट था, क्योंकि मुझे पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना था, मुझे सारी चीज़ें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करनी थी, जीएस नहीं पढ़ना था। इन सारी चीज़ों से मैं आगे आ चुका था, केवल मुझे इंटरव्यू देखना था, तो वो मेरे लिए आसान था। बाकी अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी चीज़ है पीएचडी करने की, बट मैं ये कहूँगा कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो केवल एक चीज़ को स्टार्ट कीजिए, सारी चीज़ें साथ लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। बाद में जब अगर आप फेल होते हैं, हर किसी के पास प्लान बी प्लान सी होना चाहिए, फिर वहाँ पे आप अपने प्लान बीस को आगे लाइए। शुरुआत में ही अगर आप कई प्लान्स लेके चलेंगे तो होता ये है कि आप बाकी प्लान आपके सक्सेसफुल हो जाते हैं, प्लान ए जो आपने स्टार्ट किया था वही छूट जाता है। वो कहावत भी है अपने यहाँ की, दो नाव पे पैर रखेंगे तो जी हाँ, बिल्कुल। गिरना तो संभव है ना? अब बात कर लेते हैं पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड में क्या स्ट्रेटेजी रही आपकी? क्योंकि उसमें ये देखा जाता है कि डायरेक्ट सोल्यूशन बेस्ड जो है रहते हैं चीज़ें, तो उसको कैसे मैनेज किया आपने? क्या स्ट्रेटेजी उसके पीछे रही? पेपर सेकंड के लिए मैं कहूँगा कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस आपका काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, और वो आपको बाकी एग्जाम्स में भी हेल्प करता है। उसके लिए मैंने रेफर की थी कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट, जैसे कि पहले तो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय गुप्ता एंड कपूर, वो आपकी बेस बुक रहेगी। हालांकि केवल आपको उसको ही नहीं पढ़ना है, बाकी बुक्स जैसे कि कैसला बर्जर, हॉगन क्रेग और वीके रोहतगी एंड साले, इन सारी किताबों को भी आप पढ़ना शुरू करें। स्टैंडर्ड टेक्स्ट हैं ये, और इसमें कंसेप्ट और क्वेश्चंस आपको एफएमएस के अलावा भी देखने शुरू करने चाहिए। जैसे हम फर्स्ट पेपर के शॉर्ट नोट्स बनाए, इसके पीछे कैसे, जैसे कि सफिशिएंसी, एफिशिएंसी या कंसिस्टेंसी, इसमें बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन, तो इसके पीछे कोई अलग से स्ट्रेटजी रहती है कि इसके कैसे शॉर्ट वो नोट्स देखिए, वो शॉर्ट नोट्स आप जब भी बनाएं तो फॉर्मूलेज लिखें उसमें, और दूसरी चीज़ है रिजल्ट्स भी लिख लें। लेकिन रिजल्ट्स आप बहुत ज़्यादा याद करने की कोशिश मत करें उस क्वेश्चंस को, ताकि वो अपने आप या आपके बैक ऑफ द माइंड में हमेशा रहें, ये ज़रूरी है। आप केवल उस रिजल्ट को याद करने जाएंगे तो कभी नहीं होगा, आप उस प्रोसेस से गुजरिए, आपको रिजल्ट अपने आप याद हो जाएगा। अब आपने जो है बताया कि गेट्स में आपने एडमिशन लिया था, क्या गेट के सिलेबस या गेट की जो तैयारी की, क्या उसका इफेक्ट कहीं फर्स्ट और सेकंड पेपर पर दिखता है आपको, या उसका जो आपने तैयारी की क्या उस ये हेल्प करती है हमारे फर्स्ट और सेकंड पेपर? हाँ, दोनों इंटर रिलेटेड है कुछ हद तक। आप अगर गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पेपर 1 और 2 में काफ़ी हेल्प मिलती है, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल मेथड और आपका स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस जो पोर्शन है पेपर सेकंड में। अच्छा, तो इन चीज़ों में आपको मदद मिलेगी, ये तो है। अच्छा। अब आपको ये देखा जाता है कि बात करेंगे थर्ड पेपर की, लेकिन उसके पहले आपको आरबीआई ग्रेड बी, हम बता देते हैं कि आरबीआई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ग्रेड बी के पद पर भी साहब ने सेवा की, तो इसके पीछे क्या राज है, यहाँ से वहाँ फिर कैसे पहुँचे? तो जब मैंने आईएसएस की
प्रिपरेशन स्टार्ट की थी नवंबर 2020 में अपने मास्टर्स ख़त्म होने के बाद। मेरे मास्टर्स अक्टूबर 2020 में ख़त्म हुए थे कोविड की वजह से। जून से अक्टूबर पहुंच गए थे, 6 महीने का डिले हो गया। तो नवंबर में मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की, तो वही तभी मुझे पता चला कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी एग्ज़ाम होता है ग्रेड बी का, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए, जिसमें मास्टर्स अगर आपने किए स्टेटिस्टिक्स में तो आपको डायरेक्ट रिक्रूट किया जाता है एग्ज़ाम के थ्रू। तो जब मुझे ये पता चला तो मैंने उसके सिलेबस और पीवाईक्यूज़ को एनालाइज़ किया और मुझे लगा कि ये आईएएस की प्रिपरेशन में ही कंटेंट है कहीं ना कहीं। कुछ चीज़ें हैं जो उससे अलग आपको पढ़नी होगी, करनी होगी, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर कंटेन्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ आईएएस ओनली। So what I did was to start my preparation of both ISS and RBI simultaneously. So इस तरीके से मैंने शुरुआत की थी RBI में। मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, और फिर जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया 2022 में, तो मेरी 8वीं रैंक थी ऑल इंडिया। इसका फर्स्ट फेज होता है जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसको कहते हैं प्रीलिम्स कह सकते हैं उसको। फिर अगर आप फर्स्ट फेज क्लियर कर लेते हैं उसके बाद सेकंड फेज क्या होता है, फिर आगे का प्रोसेस बताइए उसमें क्या होता है। पहले फेज में 20 क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग होती है, और फिर अगर आप पहला फेज क्लियर करते हैं तो आपको सेकंड फेज के लिए बुलाया जाता है। सेकंड फेज में आपके 2 पार्ट होते हैं, एक स्टेटिस्टिक्स का होता है और दूसरा इंग्लिश का होता है। स्टेटिस्टिक्स में आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने होते हैं और इंग्लिश में आपको टाइपिंग करनी होती है। टाइपिंग वो भी कंप्यूटर पर ही करना होता है, कीबोर्ड पे करना, हाँ, कीबोर्ड टाइपिंग होगी। वो ऐसे कितने वर्ड्स का आता है? इंग्लिश में 3 कंपोनेंट्स होते हैं उसमें, एक ऐसे राइटिंग होती है, एक प्रेसी राइटिंग होती है और एक अनसीन पैसेज होता है। वो वर्ड लिमिट चेंज होती रहती है, 250 से 300 वर्ड्स की होती है, 1.5 घंटे की टाइम लिमिट है, उसमें आपको करना होता है। अब आरबीआई में आपने वहाँ से अभी आप आरबीआई में हैं, कर रहे हैं? नहीं, मैंने ज्वाइन ही नहीं किया RBI को, मैंने चूज़ किया ISS को इस बार। अच्छा, और आपने पीएचडी का भी बताया था, क्या वहाँ अभी आप पीएचडी ज्वाइन हैं? नहीं, जब मेरा RBI का रिजल्ट आ गया कि मेरा सिलेक्शन हो गया, वो ISS के रिजल्ट के पहले आया था। अच्छा, तो मैंने PhD वहाँ से ड्रॉप कर दी थी। अब चलते हैं थर्ड पेपर पर। थर्ड पेपर भी एक फर्स्ट पेपर की तरह एक लंबा चौड़ा देखा जाता है। उसको जो है सेक्शन में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैम्पलिंग की। उसको आपने उसके पीछे कैसे स्ट्रेटेजी अपनाई, क्योंकि उसमें बहुत सारी अप्रॉक्सीमेटली 15 to 16 सैम्पलिंग है, उसको आपने कैसे मैनेज किया या कैसे उसके पीछे स्ट्रेटेजी बनाई? जब भी आप पढ़ना शुरू कीजिए, आपके पास आपके सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर्स हमेशा होने चाहिए। अच्छा, पहली चीज़ ये, अगर आप किताब के साथ साथ इसको भी कंपल्सरी अपने पास रखिए ही रखिए। ये 2 चीज़ अगर आपके पास है तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे कि इतना मटेरियल दिया हुआ है, इतना कंटेंट दिया हुआ है किसी भी किताब में, कितना पढ़ना है आपको। आप मेरी भी स्ट्रेटजी रहती थी कि मैं अपने सिलेबस देखता था और पीवाईक्यूज़ को एनालाइज़ करता था कि हाँ, मुझे कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। कैसे पढ़ने का मतलब है कि हाँ, उस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि आपने केवल डेफिनेशन याद कर लिया और उन्होंने कंपैरिजन पूछ दिए। तो उस तरह के क्वेश्चंस को आपको देखना होगा कि हाँ, हम उस तरह को आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जो पार्ट रहता है इकोनॉमेट्रिक्स का, उसको जब भी कोई नया स्टूडेंट आता है उसको परीक्षा आईएएस की परीक्षा में बैठने के लिए, तो सोचता है कि हम इसको स्किप कर देंगे और बाकी पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे। क्या ये संभव हो पाता है कि बिना इकोनॉमेट्रिक्स के थर्ड पेपर को चला पाए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप मास्टर्स करने के बाद प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं या मास्टर्स करते हुए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इकोनॉमेट्रिक्स आपको पढ़ाई जाएगी। मोस्टली हर यूनिवर्सिटी में किसी न किसी सेमेस्टर में होता ही होता है। बिल्कुल। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, जो मैंने किया था, ये किया था कि मुझे कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाना था, क्योंकि वहाँ पे किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको नहीं पता है। तो आप पहले से अपने आप को लिमिट कर दे रहे हैं, दायरे में सीमित कर दे रहे हैं, तो ये चीज़ मत करिए। जितना भी हो सके टॉपिक्स को कवर कीजिए, कुछ अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शन रखिए। मेरे स्ट्रॉन्ग पोर्शन रहते थे सैम्पलिंग टेक्निक्स और इकोनॉमेट्रिक्स और एडवांस टाइम सीरीज। इंडेक्स नंबर जैसे छोटे टॉपिक में मैं देख लेता था। डिमांड एंड सप्लाई मैंने कम्प्लीटली छोड़ दिया था, क्योंकि उससे ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आता है, वो भी ऑप्शनल में आता है, तो वो आप छोड़ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। अब इसके क्या कोई शॉर्ट नोट्स बनाए थे कि जैसे एग्ज़ाम टाइम में हमें 2 घंटे का बीच में ब्रेक मिल रहा है, एक पेपर से दूसरे पेपर में जाने के लिए, तो उसके लिए कोई क्या शॉर्ट नोट्स बनाए थे कि कोई रिवीजन हो जाए, जिससे कि पूरा फिर से वो पन्ने ना पलटने पड़े, फिर से बैठ जाते हैं, उसके लिए क्या किया? इसके लिए मेरी टेक्निक रहती थी कि मैं 2 तरह के नोट्स बनाता था। अच्छा, पहले नोट्स मेरे एक डिटेल नोट्स होते थे और एक मेरे क्विक रिवीजन के नोट्स भी होते थे। डिटेल नोट्स मैं इसलिए बनाता था ताकि मुझे बार बार किसी किताब को पलटना ना पड़े, कि मुझे पता था मेरी वीकनेस है कि मैं बुक से नहीं पढ़ सकता हूँ कभी भी। जब भी मुझे रिवीजन करना होगा तो मुझे मेरे नोट्स चाहिए होंगे। तो उसको एक बार आपने
आपको ये भी समझना होगा कि सारे टेक्निकल पेपर्स हैं। आप तो आपको प्रूफ लिखने होंगे कहीं पे, थ्योरम्स लिखनी होंगी। ऐसा नहीं कि जीएस के पेपर से आपने केवल कीवर्ड्स लिख लिए तो आपको सारी चीज़ें फ्लो में आने लगेंगी। तो उसलिए आपके पास एक डिटेल नोट्स होना चाहिए कि जब भी आप कोई चीज़ भूल रहे हो, कुछ आपको रिवाइज़ करना हो, वापस जाना हो किसी थ्योरम, किसी प्रूफ को देखने के लिए, तो आपके पास एक जगह सारी चीज़ें कंपाइल होनी चाहिए। उसके बाद मैं अपने नोट से जब भी रिवाइज़ करता था तो मुझे पता लगता था कि हाँ, मैं ये चीज़ भूल भूल रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्विक रिवीजन नोट्स बनाता था। उसमें मैंने डेफिनेशन के कीवर्ड्स लिख लिए, आइडिया ऑफ द प्रूफ लिख लिया, एंड रिजल्ट्स लिख लिए, फॉर्मूले लिख लिए। कोई न्यूमेरिकल है तो उसको कैसे करना है, सॉल्व करना है, उसकी टेक्निक लिख ली। कोई अलग सा न्यूमेरिकल लग रहा है तो वो जो शॉर्ट नोट्स मेरे होते थे वो मेरे एग्ज़ाम टाइम में भी काम आते थे, और 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले भी मैं उन्हीं से रिवाइज़ करता था। हालाँकि अगर मुझे उसमें लगता था कि हाँ, मुझे ये चीज़ें देखनी है वापस से, तो फिर मैं अपने डिटेल नोट्स को रेफ़र करता था। हम ये हमारी एक फ्रिक्वेंसी में होता है कि जब हम किसी को पेपर को तैयार करने लगते हैं तो उसी में रम जाते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे हम थर्ड पेपर एक वास्ट सिलेबस है, तो थर्ड पेपर पढ़ते समय हमारी जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो हमने पढ़ रखा है वो चीज़ें स्लिप होने लगती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये रहती हैं कि हमें याद करना पड़ता है उसमें। तो उसको कैसे मैनेज किया साथ में कि थर्ड पेपर भी आपका चलता रहे और फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का भी मतलब डैमेज ना हो, वो वैसे ही बना रहे, तो उसके पीछे कैसे उसको मेंटेन किया है? तो थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर जब मैं शुरू करता था, जब भी उसको रिवीजन करना है पढ़ना, तो मेरी ये स्ट्रेटजी ये रहती थी कि मैं फर्स्ट या सेकंड पेपर से कोई एक सेक्शन उसको रिवाइज भी करता चलता था, बिल्कुल। क्योंकि मैंने नोट्स बना रखे थे फर्स्ट सेकंड पेपर के। तो जब भी मैं पेपर 3 या पेपर 4 पे हूँ तो उन नोट्स को मैं रिवाइज करता था। अगर नोट्स नहीं रिवाइज कर रहा हूँ तो पीवाईक्यूज सॉल्व कर रहा हूँ। पीवाईक्यूज इन द सेंस ऑफ आईएसएस के पीवाईक्यूज, या फिर आरबीआई के, या फिर गेट के, या फिर जैम के। इसके आप पीवाईक्यूज सॉल्व कर सकते हैं। उससे आपको क्या होगा कि आपका कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ऐसा नहीं कि आप जब पेपर 3, 4 खत्म करके फिर वापस से पेपर 1 को रिवाइज करना शुरू कर रहे हैं, तो होगा कि आप पेपर 1 भूल चुके होंगे, सारी चीज़ें याद नहीं रह जाती। तो इसके लिए आप 1 घंटे, 1.5 घंटे ही दीजिए, लेकिन पेपर 1 और 2 से टच मत करना कीजिए, हटाना नहीं उसको। पर डे आपको करना ही कुछ ना कुछ उसमें से कोई ना कोई टॉपिक आप कंप्यूटर से रिवाइज कर रहे हैं, नहीं रिवाइज कर रहे हैं, तो चलता रहना चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं फोर्थ पेपर पर। फोर्थ पेपर में आपके सेक्शंस होते हैं, उन सेक्शंस में आपको 2 सेक्शन चुनने होते हैं, तो आपने कौन से चुने और इसके पीछे स्ट्रेटजी क्या है? पेपर 4 में 7 सेक्शंस होते हैं, उसमें से आपको 2 चूज़ करने होते हैं। मैंने 2 जो चूज़ किए थे वो पहला था मेरा मल्टीवेरिएट एनालिसिस, और दूसरा था स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। मल्टीवेरिएट एनालिसिस मैंने इसलिए चूज़ किया था क्योंकि जब मैंने आरबीआई के सिलेबस और पीवाईक्यूज को देखा तो मुझे लगा कि यहाँ पे भी काम आएगा। फेज़ 1 और फेज़ 2 में वो लोग दोनों में ही पूछते हैं, और फिर आपके गेट में भी पूछते हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस। तो एक आपका कॉमन पेपर तैयार हो जाता है काफ़ी एग्जाम्स के लिए एक ही साथ। और दूसरे पेपर क्वालिटी कंट्रोल क्योंकि थोड़ा इजी पड़ता है, आप बैचलर्स में भी पढ़े होते हैं, मास्टर्स में भी पढ़ते हैं, तो इसलिए मैंने क्वालिटी चूज़ किया था कि हाँ, इतने वाइड सिलेबस के साथ एक पेपर आपका ऐसा भी होना चाहिए जो हाँ, थोड़ा सा लगे आपको कि हाँ, मेरे कंट्रोल में है। तो दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि मैं सजेस्ट करूँगा कि मल्टीवेरिएट तो हर स्टूडेंट को लेना ही चाहिए। नहीं भी ले सकते हैं बट ठीक है, अगर आप काफ़ी एग्ज़ाम देख रहे हैं तो आप उसको चूज़ कीजिए। और दूसरे ऑप्शनल के तौर पे एसक्यूसी, डेमोग्राफी या डिज़ाइन में से आप एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तीनों ही ऐसे हैं कि आपको कंट्रोल में लगेंगे। इसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक्स होंगी, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं स्टैट्स डेमोग्राफी के लिए, तुम लोग पता है क्या आपने जो आपने चूज़ किया 2 सेक्शन है ना, एक मल्टीवेरिएट एनालिसिस और दूसरा डेमोग्राफी, क्वालिटी कंट्रोल आपने चुना। अच्छा, सॉरी। फिर आप ये कैसे मैनेज करते थे? इसके भी क्या शॉर्ट नोट्स बनाए थे कि कैसे इसको भी मैनेज किया जाए, क्योंकि एग्जाम टाइम में फिर प्रेशर बनता है और लास्ट टाइम ये तो सबसे लास्ट पेपर है तो और भी प्रेशर रहता है, क्योंकि उसमें दिमाग नहीं चलता है कि क्या किया जाए, थक जाते हैं इतना, तो उसको कैसे मैनेज किया? तो जैसा कि मैंने बताया कि पेपर 3 के लिए मैं 2 तरह के नोट्स होते थे। पेपर 4 में भी मैं 2 तरह के नोट्स बनाता था, एक डिटेल नोट्स होते थे और एक शॉर्ट नोट्स होते थे। और शॉर्ट नोट्स में मैं सारे फॉर्मूलेज, मल्टीवेरिएट में आपको फॉर्मूलेज हैं काफ़ी, वो लिख सकते हैं, डेफिनेशंस लिख सकते हैं, आइडिया ऑफ द प्रूफ लिख सकते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी उसमें रख सकते हैं ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे इन चीज़ों को रिवाइज करके केवल जाना हो, क्योंकि तीसरे दिन आपका दिमाग इतना थक चुका होता है और शरीर से भी आप इतने टायर्ड होते हैं कि आपको बस सामने जो चीज़ें देख रही हैं आप जगे ही रहे हैं उस समय पे, वही बहुत होता है। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स रखें एकदम 3-4 पेजों में जो कंटेंट हो जाए, ज़्यादा उसको लंबा रखने की आवश्यकता नहीं है।
अच्छा, ये अमूमन देखा जाता है कि जब भी हम थर्ड या फोर्थ पेपर पढ़ रहे होते हैं तो उसमें न्यूमेरिकल और थ्योरी का पार्ट रहता है, तो क्या हम न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा निगलेक्ट करके चल सकते हैं? ऐसा कुछ हो सकता है कि या सिर्फ थ्योरी पर बेस रहते हैं, कुछ लोग की थ्योरी पढ़ के जाएंगे, न्यूमेरिकल आएगा तो हम नहीं करने में, ऐसा कुछ रहता है कि या दोनों हमको करने ही मैं पड़ते हैं? सजेस्ट करूँगा आप दोनों ही कीजिए। बात इतनी नहीं है कि वो क्या पूछ रहे हैं, आपको क्या आना चाहिए ये भी आवश्यक है। तो थियरी पढ़िए, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसका एप्लीकेशन किस तरह से होता है। तो वो आपको न्यूमेरिकल्स ही बताते हैं कि हाँ, उसका एप्लीकेशन आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको फिर यहीं पे बात आती है कि कोई स्टैटिस्टिक्स में दिक्कत ये है कि कोई एक बुक नहीं है जो कि सफिशिएंट है। आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत के लिए पॉलिटी पढ़ते हैं, वो एज अ सफिशिएंट बोली जाती है। पर इसमें यहाँ पे ऐसी कोई किताब नहीं होती है सैम्पलिंग के लिए कि आपने एक किताब पढ़ ली, उसमें आपको थियोरी भी मिल गया, न्यूमेरिकल्स भी मिल गए। तो इस वजह से आपको 2-3 किताबें रेफ़र करनी होती हैं। आप केवल एक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के भरोसे मत बैठे रहिए, दूसरी किताबें भी पढ़िए। वो सजेशन मैं आपको दे दूँगा, आप उसके फ्लैश कर दीजिएगा नाम सारी बुक्स के। तो उन किताबों से आप पूरी की पूरी मत पढ़िए, न्यूमेरिकल्स सॉल्व कीजिए। आप एक बेस बुक रखिए, उसके अलावा आप कुछ बुक्स को देखिए जिससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आपको न्यूमेरिकल्स भी पता हो कि इसका हाँ, जो मैंने थियरी पढ़ रखी है उसके एप्लीकेशन किस तरह से हो रहे हैं। बिल्कुल। एक चीज़ स्किप हो गई सेकंड पेपर का, वो होता है, उसका नाम है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। उसको कैसे कवर किया? क्योंकि वो जब भी हम पढ़ते हैं तो उसको थोड़ा सा स्किप कर देते हैं माइंड से कि हाँ ठीक है, वो भी एग्जाम लेने की तरह या कंप्यूटर की तरह छोड़ देते हैं कि लास्ट में पढ़ लिया जाएगा। क्या उसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक है या कोई नोट्स है, या उसको कैसे मैनेज, या किस बुक से मैनेज किया है? ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स के लिए कोई ऐसा बुक नहीं होती है, उसको आपको खुद ही सर्च करना है, खुद ही देखना है, खुद ही पता करना है कि वो है क्या चीज़। उसके लिए मैंने मॉस्फी की वेबसाइट पूरी रिसर्च कर रखी थी। और दूसरी फिर मैंने लेबर ब्यूरो की वेबसाइट होगी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की होगी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की होगी, ये सारी वेबसाइट्स मैंने खंगाल रखी थी। और फिर स्टेट ईएसएस जो होते हैं, उत्तर प्रदेश के डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टेटिस्टिक्स, वहाँ की वेबसाइट को आप खंगाल सकते हैं। वहाँ से फिर आप अपने नोट्स बना सकते हैं, जो चीज़ें आपको लगती हैं कि हाँ, ये पूछी जा सकती हैं पीवाईक्यूज एनालाइज करने के बाद, उनको आप लिख सकते हैं। डेटा उतना नहीं पूछते हैं लोग कि करंट डेटा किस चीज़ का क्या चल डेटा रहा याद भी है, रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस पर आप उतना फोकस मत करिए। जो मेन कंटेंट है, जैसे कि कोई सैम्पलिंग फ्रेम कहाँ क्या यूज़ होता है, कोई सैंपल सर्वे में कौन सी टेक्निक यूज़ होती है एनएसएसओ के सर्विस में, इन तरह की चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं जनरल इंग्लिश पर और जनरल स्टडीज़ पर। बेसिकली ये देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे यूपी बोर्ड से होते हैं और उनका जो बेस रहता है, समझ तो लेते हैं कि इंग्लिश क्या कह रहा है सामने वाला, लेकिन हम उसको रिप्रेजेंट करने में थोड़ा सी मुश्किल आ जाती है। जैसे कि उनको ग्रामर नहीं आ रही है, ग्रामेटिकल एरर आ जाती है, या सेंटेंस बनाने में दिक्कत हो जाती है, या फिर उनकी स्पेलिंग गलत हो जाती है। इस चीज़ को, इंग्लिश का बेस कमज़ोर है, उसको चीज़ कैसे बढ़ाया जाए? क्योंकि अगर आपको पता है कि आपकी वीकनेस क्या है, तो आप उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। इससे पहले तो आपको स्टेटिस्टिक्स भी नहीं आती थी, आपने वहाँ भी शुरुआत की है। तो आपको पता है कि अगर आपने इंग्लिश इतने अच्छे से बेस स्कूलिंग में नहीं की सिखाई गई, आपने नहीं पढ़ी है, तो कोई बात नहीं है, उसकी कोई इतनी दिक्कत नहीं होती है। आप डे वन से स्टार्ट कीजिए, आप ऐसे राइटिंग शुरू कीजिए, आप देख के लिखना शुरू कीजिए। ज़रूरी नहीं है आपको पहले दिन ही सारा कंटेंट पता हो, आप थोड़ा पढ़ेंगे, जीएस पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। जब रीडिंग हैबिट डेवलप होगी तो आपको लिखने के भी तरीका पता होना लगेगा। कैसी राइटिंग की आप प्रैक्टिस कीजिए। ग्रामर अगर आपकी कमज़ोर है तो ग्रामर की किताब आती है इंग्लिश बाय नीतू सिंह, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं, उससे आपकी ग्रामर स्ट्रांग हो सकती है। तो करना आप ही को है, सबसे बड़ी चीज़ है कि करना आप ही को है। आप कब शुरुआत कर रहे हैं, आप कब भागना बंद करते हैं इन चीज़ों से, वो ज़्यादा मायने रखता है। अच्छा, बात करते हैं ऐसे की। ऐसे में हम उसको कैसे मतलब स्ट्रेटजिक ढंग से उसको लिखा जा सकता है, कैसे स्टार्ट करें? क्या किसी हम कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, या लास्ट में कोटेशन पे ख़त्म जाके कर सकते हैं, या कैसे उसमें चीज़ें, क्या हम डिफरेंट टाइप के पेन्स भी यूज कर सकते हैं उसमें, ये क्या कुछ ऐसा है? हाँ, ये देखिए आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आपने प्रिपरेशन कर रखी है। आपको एट द मोमेंट वहाँ पे कोई कोटेशन याद नहीं आने वाला है। आपने अगर पहले से कुछ कोटेशन तैयार कर रखे हैं कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए, तो वो आप वहाँ पे कोट कर सकते हैं। आप कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशन के तौर पे आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम बताते हुए फिर आप एंड अपना सॉल्यूशन के साथ कर सकते हैं। तो वो चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं, और नेचर ऑफ द प्रॉब्लम क्या है ये भी आपको देखना होगा कि ऐसे किस टॉपिक पे पूछा जा रहा है। और हर टॉपिक के लिए थोड़ा अलग स्ट्रेटजीज होती हैं,
और जहाँ तक की बात है पेन की, तो पेन ब्लैक एंड ब्लू सफिशिएंट होते हैं। आप अगर कोई चीज़ हाईलाइट करना चाहते हैं तो तीसरे पेन के अलावा आप क्या कर सकते हैं कि उसका अंडरलाइन कर सकते हैं। तो वो एक अच्छा माध्यम होता है हाईलाइट करने का। हाँ, तो बहुत सारे पेन भी यूज़ करने में उसमें भी टाइम हाँ, लगेगा कि उसमें भी आपका बार-बार टाइम पेन लगेगा। जी, कर रहे हैं, चेंज कर बिल्कुल। रहे हैं उसमें। अच्छा, अब इसमें आता है ये कि क्या हम इंग्लिश के लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ने तो शायद कुछ इम्प्रूव हो सकता है इसके लिए। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ा जाए, या पढ़ा भी जाए तो कौन-सा स्पेसिफिक कोई है कि इस पेपर को फॉलो कर सकते हैं? मैंने जब शुरुआत की थी तो मैं इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू पढ़ता था। लेकिन इंग्लिश की मुझे उतनी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैंने बताया मैं सीबीएसई बोर्ड से था, तो मेरी इंग्लिश ठीक-ठाक थी और मुझे समझ में आ जाती थी इंग्लिश। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि मुझे जो उसमें कंटेंट है वो समझ में नहीं आता था, कि अगर पॉलिटी से, इकोनॉमी से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, तो मुझे वही समझ नहीं आती थी, क्योंकि मुझे यही नहीं पता था कि रेपो रेट होता क्या है, रिवर्स रेपो होता क्या है। तो वो चीज़ समझना, वो कंटेंट समझना मेरे लिए ज़्यादा टफ था। तो मुझे लगता है मैंने जो गलती की थी वो ये थी कि मैंने डे 1 से ही पेपर रीडिंग शुरू कर दी। और भी रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग की मुझे हर चीज़ समझनी ही है। मैंने जो ये गलती सीखी अपनी, तो आप ये नहीं करिएगा। डे 1 से आप स्टार्ट कीजिए पेपर पढ़ना, पर इतना फ़ोकस मत होइए कि हाँ, आपको समझ ही लेना है। उसी पेपर पहले से क्या, सब कुछ आता है, जी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। पहले आप स्टैटिक जो भी पॉलिटी है, स्टैटिक इकोनॉमी है, उनके टर्म्स हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिए। तो इससे आपको बाद में फ़ायदा मिलेगा जब आप पेपर पढ़ेंगे। और इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप मान लीजिए किसी दिन की न्यूज़पेपर एनालिसिस जो यूट्यूब पे अवेलेबल होती है, वो स्किप भी कर सकते हैं या फिर उसको फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हैं। तो फोकस कीजिए कोर पे। ये जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है, ये अपने आप आपको धीमे-धीमे समझ में आने लगेगा। अब चलते हैं जीएस पर। जीएस के 4 पोर्शन, हर पोर्शन पर अलग से बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं हिस्ट्री पर। हिस्ट्री में 3 पार्ट आते हैं, एक मिडवल आता है आपका, एक एशियंट आता है और एक मॉडर्न आता है। तो इन तीनों का मिक्सचर करना है, उसके लिए स्ट्रेटजी क्या अपनाई जाए? हिस्ट्री के लिए मैंने तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स रेफर की थी 11th और 12th क्लास की। उसमें आपको एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री सीक्वेंशली पढ़ाई गई है 11th और 12th मिला करके। तो वो उतनी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने थर्ड अटेम्प्ट था मेरा। तो इसमें मैंने फिर, क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट टाइम बच गया सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट के बीच में, जब मेरा नहीं हुआ, तो फिर मैंने इस बार स्पेक्ट्रम भी पढ़ी थी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, तो इसको और मैं स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ। बिल्कुल। अब जियोग्राफी की बात कर लेते हैं। क्या जियोग्राफी का पार्ट उस तरह से देखा जा सकता है जिस तरह से हम लोग हिस्ट्री पर कवर करते हैं? तो जियोग्राफी का कैसे पार्ट कवर किया जाए? ज्योग्राफी और इकोनॉमी मेरे ख्याल से करंट में ही वो पूछते हैं, उतना स्टैटिक पोर्शन नहीं पूछते हैं, थोड़ा रिलेटेड होता है स्टैटिक और करंट का। तो उसके लिए आप करंट अफेयर्स पे फोकस करिए। पर जैसा कि मैंने बताया कि आपको पहले स्टैटिक पता होना चाहिए कि हाँ, वो टर्म्स कौन से हैं, कोई उन्होंने इफेक्ट पूछा, इकोसिस्टम पूछा, कुछ भी पूछा है, तो उसका मतलब क्या है, तभी आप उसको करंट के टर्म्स में एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इसलिए पहले आप बुक्स पढ़िए और साथ ही साथ न्यूज़पेपर रीडिंग रखिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि हाँ, दुनिया और देश में घटित क्या क्या हो रहा है। अब आ जाते हैं करंट पर। करंट के लिए कोई क्या स्पेसिफिक मैगजीन फॉलो किया, या फिर सिर्फ न्यूज़पेपर की डेली क्या चल रहा है उसको फॉलो किया, या कोई अलग से स्ट्रेटजी उस पर क्या है? हाँ, जब मैंने 1-2 महीने अपने स्टैटिक पोर्शन को पढ़ लिया था, मैंने शुरुआत पॉलिटी से की थी। पॉलिटी मैंने पढ़ी थी लक्ष्मीकांत से। लक्ष्मीकांत से पढ़ी थी, और यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं अनअकैडमी के, डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा के। तो वो उन्होंने पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ा रखी है चैप्टर बाय चैप्टर। तो उनको मैं देखता था और लक्ष्मीकांत पढ़ता था, फिर अपने नोट्स बनाता था। तो इस तरह से मैंने पॉलिटी पढ़ी। पॉलिटी पढ़ ली, उसके बाद साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। बस पढ़नी है, नो मैटर कि अच्छा, आपको ये समझ। दोनों दोनों प्रभाव पड़े, एक तो इंग्लिश का आपका और दूसरा हाँ, ये करंट का। जीएस में दोनों में हेल्प करता है। नो मैटर आपको समझ में कितना आ रहा है, आप बस उसको कंटिन्यूअसली करते रहिए, क्योंकि आपको पहली चीज़ है कि हैबिट डेवलप करनी होगी। ये छूट चुकी है हमारी 3 साल 5 सालों में। तो वो हैबिट डेवलप होगी पहले तो रीडिंग की। उसका पार्ट भी यही है कि हम जो है रीडिंग का पता चल जाता है। अच्छा, अब इकोनॉमिक्स का बात देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग इतना इकोनॉमिक्स का टच नहीं रहता है स्टैट्स के। अगर आप स्टैट्स के स्टूडेंट हैं तो इतना टच नहीं रहता है। तो इकोनॉमिक्स के कैसे, एक जैसे आपने बताया कि अभी टर्म्स को छोटे छोटे पहले लिख लें, उसको क्या इसके लिए भी अलग से स्ट्रेटजी बनाई गई इकोनॉमिक्स के लिए? इकोनॉमी के लिए मैंने रमेश सिंह पढ़ी थी, इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। और दूसरी चीज़ मैंने देखी थी, यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं मृणाल पटेल के। तो उसको आप रेफ़र कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे लेक्चर्स हैं मृणाल पटेल के। और उसके बाद जब आप देखिए कोर आप अगर स्ट्रॉन्ग कर लेंगे अपना, तो आपको जो करंट में चीज़ें घटित हो रही हैं उसको समझने में बहुत आसानी होती है।
आपको डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस पे जाने की भी आवश्यकता कभी-कभी नहीं पड़ेगी। किसी-किसी दिन ये भी होता था कि मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस स्किप कर देता था। अच्छा। तो इस तरह से आपका फ़ायदा होता है और ये आपकी समझ में डेवलप भी होना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए कि आप हाँ, कोई चीज़ करंट में कोई घटना हो रही है, न्यूज़ में आप पढ़ रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि आगे चल के आप बार-बार जब आप सर्विस में होंगे तो न्यूज़पेपर एनालिसिस ज़रूरी नहीं आप देख रहे हैं। तो इस तरह से आपके माइंडसेट होना चाहिए, आपको आगे के लिए भी खुद को तैयार करना होगा। हमारा ये फर्स्ट और जीएस और इंग्लिश भी कवर होता है। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू में जब भी हम लोग सोचते हैं कि इंटरव्यू में जाना है तो बेसिकली ये सोचा जाता है कि हम जो है बाकायदा वेल सूट बूट और टाई वाई पहन के जाएंगे, एकदम हमारे जो है मतलब क्रिकेट का डाउन है, लोग ये फील अपने सोचते हैं कि एकदम। तो आप अपना अनुभव शेयर कीजिए कि कैसे ड्रेस कोड से लेकर के और वहाँ तक जब आप ओपन होते एंट्री करते हैं वहाँ तक का कैसा मतलब क्या क्या चीज़ें रही या घटित हुई या आपने क्या एक्सपीरियंस किया। तो इंटरव्यू के लिए मेरा पहला इंटरव्यू था ये यूपीएससी का। इसके पहले मैंने 2 इंटरव्यू दिए थे आरबीआई के। और ड्रेस कोड सिंपल आप रखिए, आप सूट भी पहन सकते हैं, फॉर्मल पैंट शर्ट में भी जा सकते हैं बॉयज़ के लिए। और गर्ल्स के लिए आप सलवार सूट पहन सकते हैं, साड़ी पहन सकते हैं या फॉर्मल सूट प्रेफर कर सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो पहनिए। नॉर्मल कर रखिए, बहुत ही कोई ऐसा ब्राइट और कलर्स पहनने की आवश्यकता नहीं है। ब्लू ब्लैक में वाइट में आप जा सकते हैं। अच्छा। अब वहाँ पर जब जाते हैं जब हम एंट्री करते हैं वहाँ पैनल में कितने लोग ऑफिसर्स बैठे होते हैं आपके सामने। मेरे पैनल में कुल 4 मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग चेयरमैन मैम। अच्छा। तो जब आप फेस करते हैं तो आप स्टार्टिंग जो रहता है इंटरव्यू का तो वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आपका सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करते हैं या आपके पर्सनल जो भी आपका फॉर्म भरा होता है आपने उससे स्टार्ट करते हैं। वो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। कभी आपसे डैश से शुरुआत की जाती है क्योंकि आपके जो भी हिस्ट्री आपने बता रखी है उनको वो उनके उनके पास है, तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में ये था कि मुझसे डैश से, मेरे हॉबीज़ से और मेरे अचीवमेंट सेक्शन से एक भी सवाल नहीं पूछे गए थे। मेरी शुरुआत ही स्टैटिस्टिक्स से हुई थी और ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स फिर उन्होंने पूछा था। और इन्हीं दोनों पे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस भी थे और ऐसा मेरा इंटरव्यू रहा था। अच्छा, एक चीज़ और इसमें इंटरव्यू में इंक्लूड करना चाहूँगा कि उसमें जैसे कि हमने स्टैट्स का पार्ट पढ़ लिया है, सैम्पलिंग का भी पार्ट पढ़ते हैं, क्या उसमें कोई एग्जांपल ऐसे पूछ लेते हैं कि रियल बेस्ड एग्जांपल बताइए या इस पर कैसे करें, ऐसा कुछ। जी हाँ, ऐसे सवाल भी रहते हैं और इसीलिए मैंने आपको जब सैम्पलिंग और इकोनोमेट्रिक्स की बात चल रही थी तो मैंने कहा था कि आपको थ्योरी के साथ साथ एप्लीकेशन भी पता होना चाहिए क्योंकि वो आपको आगे चल के इंटरव्यू में भी हेल्प करता है। वहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि आप कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करेंगे, सैंपल साइज़ कैसे निकालेंगे, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही सोचनी होंगी कि हाँ, मुझे आगे चल के, क्योंकि देखिए आपने डिसाइड किया है कि आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, तो हर चीज़ को आपको काउंटिंग करना होगा कि हाँ, आगे चल के आपको क्या-क्या प्रॉब्लम्स आएँगी। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस तरीके से कीजिए कि हाँ, वो आगे चल के ऐसा ना हो कि फिर आपको सैंपलिंग सारी पढ़नी पड़ रही है कि साहब हम इसमें कैसे क्या लगाएँगे, इसमें क्या लगाएँगे। हाँ, तो उसके साथ तैयारी करते चलिए तो कि थियरी जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन भी उसी समय पे पता हो जाना चाहिए। अच्छा। ये अमूमन देखा जाता है कि व्यक्तिगत अगर आपकी कुछ हैबिट है या फिर आपकी किसी खेल में रुचि है या जो भी आपकी हॉबी है उससे क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, तो आपकी हॉबी क्या थी, क्या उससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन था। मैंने अपनी हॉबी में लिखा था मूवी देखना और टेबल टेनिस खेलना। मेरी हॉबी से एक भी सवाल नहीं थे जैसा कि मैंने बताया, और मेरे अचीवमेंट सेक्शन से भी जो भी मैंने लिखा था उसमें, उससे भी मेरे कोई सवाल नहीं हुए थे। मेरा पूरा टेक्निकल इंटरव्यू ही चला था। अप्रॉक्सीमेटली कितने क्वेश्चन पूछे गए टोटल, कुछ ऐसा। क्वेश्चन का तो मुझे आइडिया नहीं कितने पूछे गए, हालाँकि मेरा इंटरव्यू लगभग 25 से 30 मिनट का हुआ था। तो आपका इंटरव्यू 25 से 30, क्या इससे ज़्यादा कितनी देर का होता है interview? अमूमन इतने आधे घंटे का इंटरव्यू होता है, किसी का 20 मिनट में खत्म होता है, किसी का 35 से 40 मिनट में जाता है। अच्छा, आपने थर्ड और फोर्थ पढ़ा। अब ये बताइए कि आपने आंसर राइटिंग के लिए कैसे प्रैक्टिस किया या कितनी देर में, क्योंकि आपने आपने बताया कि हमने कोचिंग को ही प्रेफर नहीं की है, तो आपको कैसे पता चलता था कि आप क्या पैरामीटर सेट किए थे कि हमने ये मैं जो लिख रहा हूँ वो सही होगा, या गाइडेंस आपकी कहाँ से मिली, वो चीज़ें बताइए। आंसर राइटिंग के लिए पहली चीज़ तो ये है कि मैंने जो देखा है लोगों में कि उनकी राइटिंग की हैबिट ही नहीं है, उनके लिखने की ही हैबिट नहीं है, तो आप आंसर राइटिंग तो दूर की चीज़ है। पहले तो आप अपने लिखने की हैबिट डेवलप कीजिए, उसके बाद आप आंसर राइटिंग पे आएँगे। तो लिखने की हैबिट का सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगता है वो है कि नोट्स मेकिंग। आप नोट्स बनाएँ पेपर 3 और 4 के, उससे आपकी पहली तो लिखने की हैबिट डेवलप होगी
और जब आप नोट्स बनाते हैं तो उसी वक्त आपको पता चल जाएगा कि टेक्निकल पेपर्स में आंसर किस तरह से लिखने होते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको पहली बार ही कहा जा रहा है आंसर लिखने के लिए। आपने अपने बैचलर्स में एग्ज़ाम दिए, सेमेस्टर एग्ज़ाम दिए हैं, मास्टर्स अगर आपने कर रखी है तो उसमें सेमेस्टर एग्ज़ाम दिए हैं। तो वहीं से अगर आप थोड़े से सजग होकर वहाँ से शुरुआत कर दें तो उनको आप एक टेस्ट मैच की तरह देख सकते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट की तरह देख सकते हैं कि हाँ, आपने कहाँ गलतियाँ की थी। आप अपने प्रोफेसर से पूछिए कि सर मैंने कहाँ गलतियाँ की हैं, मुझे किस तरह से लिखना होता है। हालाँकि अगर आपने उस वक़्त उतना ध्यान नहीं दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी से नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद आप जब पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो धीमे-धीमे आपको खुद रियलाइज़ होगा कि हाँ, मुझे इस तरह से आंसर को स्ट्रक्चर करना चाहिए था। अच्छा, ये हम जब सॉल्व करते हैं फर्स्ट सेकंड पेपर या जो भी चारों पेपर सॉल्व करते हैं, तो हम मैक्सिमम कितने साल का पेपर अगर लगा लें पिछला, कि वो चीज़ें कवर हो जाए सबकी? तो मेरे ख्याल से 22 चल रहा है तो 6 साल के पेपर आपके पास अवेलेबल हैं 2016 से, जो पैटर्न चेंज हुआ था इसके बाद से। तो 6 साल तो आपको लगाना ही है। और सबसे बड़ी दिक्कत स्टैटिस्टिक इस एग्ज़ाम में ये है कि आपके पास कोई मॉक टेस्ट नहीं है। आपके पास ऐसी कोई कोचिंग संस्थान से अवेलेबल नहीं मॉक्स वगैरह, कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं होती है। तो उसके लिए मेरी स्ट्रेटजी ये रहती थी कि मैं सिविल सर्विसेज के पीवाईक्यूज़ लगाता था, जो ऑप्शनल स्टैटिस्टिक्स के होते हैं। फॉरेस्ट सर्विस के अलग ऑप्शनल आते हैं स्टैटिस्टिक्स के, तो उनके आप पीवाईक्यूज़ डाउनलोड कर सकते हैं, उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व करें और आपका एक टारगेट है कि हाँ, मुझे पूरा पेपर ही सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चंस लगाइए जो डुएबल हैं। बात यहाँ पे ये है कि आपका माइंडसेट उस तरह का हो जाना चाहिए कि हाँ, मुझे एग्ज़ाम में किस तरह से इन चीज़ों को आंसर करना है। इंपॉर्टेंट ये ज़्यादा होता है। फिर आपके पास सीएसआईआर के पेपर्स हैं, पीवाईक्यूज़ हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जितने भी ये सारे पेपर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, उनको आप लगाइए, वही आपका एक मॉक की तरह काम करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ कि आपको सांख्यिकी के बारे में इतना जो है इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? वो चीज़ थोड़ा सा शेयर कीजिए कि ये हमको स्टैट्स में आगे करियर बनाना है या उसी में हमको जाना है, ये कहाँ से आया? तो मास्टर्स में जब मैं था तो मुझे पता चला, मैंने डिसाइड किया फर्स्ट ईयर के एंड में कि हाँ, मुझे अब आईएएस ऑफिसर ही बनना है। हालाँकि मुझे भी नहीं पता था कि मैं बन पाऊँगा कि नहीं, किसी को नहीं पता होता। खैर, डिसीजन इम्पोर्टेंट है, आप लेते क्या हैं। ये बताइए कि आपने क्या कोचिंग की है या फिर सेल्फ प्रिपरेशन की है? अगर सेल्फ प्रिपरेशन की है तो उसके लिए बूस्टअप कहाँ से, एनर्जी कहाँ से आती है आपके अंदर? तो मैं पहले क्लियर कर दूँ कि मैंने कोई कोचिंग नहीं की है। ये मेरा मेरा खुद का डिसीजन था और मैंने सेल्फ प्रिपरेशन से ये चीज़ की है, इस एग्ज़ाम क्लियर किया है। इंस्पिरेशन के तौर पे और मोटिवेशन के तौर पे आपको एक विद इन योरसेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। आपको बाहर से कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो ये आपका डिसीजन हो कि आप कोचिंग करना चाहते हैं कि नहीं, ये मेरा डिसीजन था। पैरामीटर्स आप ये देख सकते हैं कि हाँ, जो कोचिंग आप ज्वाइन करने जा रहे हैं वो वर्थ इट है कि नहीं है। उसके लिए आप मार्क्स वगैरह ले सकते हैं उस कोचिंग के। फिर आप डिसाइड कीजिए कि हाँ, आपको कितनी वैल्यूएबल है वो कोचिंग या नहीं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन उठता है कि स्टैट्स में आप आईएएस फर्स्ट रैंक लाए हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि अब तो एक मैक्सिमम स्टेज है ये, लेकिन ये मिनिमम स्टेज थी कि इंस्पिरेशन कहाँ से आया ये स्टैटिस्टिक्स के लिए कि हमें इसी में जाना है या हमें इसी में करियर बनाना है? क्योंकि हमारी जो उम्र रहती है वो ग्रेजुएशन के बाद रहती है, तो हम चीज़ें भटकती हैं, इधर से उधर जाती हैं। लेकिन ये इंस्पिरेशन कहाँ से होती है कि नहीं, हमें एक ही दिशा में जाना और इसी में काम करना है? तो बैचलर्स में जब मैं था मैंने डिसाइड किया था कि मुझे मास्टर्स करनी है, तो मुझे पता था कि हाँ, स्टैटिस्टिक्स में करने के बाद मेरे पास कई ऑप्शंस रहेंगे। कॉर्पोरेट रहेगा, आईएएस रहेगा, गवर्नमेंट सर्विसेज रहेंगी, रिसर्च तो रहता ही रहता है। तो 3-4 ऑप्शंस मेरे पास हो जाएंगे, जो कि और किसी मैथमेटिक्स या दूसरे सब्जेक्ट में पॉसिबल उतना नहीं होता है। तो इसलिए मैंने पहले तो मास्टर्स की, जो कि मेरा डिसीजन था उस वक्त पे कि मुझे अभी इसमें प्रिपरेशन में नहीं आना है, मुझे मास्टर्स करनी है, अपनी कंप्लीट करनी है। फिर जब मैं मास्टर के फर्स्ट ईयर में था तो मुझे इंसिडेंटली मैं स्टैटिस्टिक्स डे में गया हुआ था दिल्ली। वहाँ से मुझे इनविटेशन था। एक ऐसे कॉम्पिटिशन होता है, मॉस्पी ऑर्गेनाइज करती है, तो उसमें मेरा कंसोलेशन प्राइज़ था। तो वहाँ से जब मैंने जो चीज़ें देखी, जो चीज़ें सीखी, डिफरेंट ऑफिसर से मिला, जो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में उस समय थे, पोस्टेड थे। तो वहाँ से मुझे एक इंस्पिरेशन मिली कि हाँ, अब जो मैंने डिसीजन लिया है कि मुझे आईएएस करना है अपने मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद, तो वो एक उसने एक तरह से उस पे मुहर लगा दी कि हाँ, ठीक है, अब मेरा यही आगे का सफ़र होने वाला है। आप बताइए कि ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था इस बार? ये मेरा 2022 में तीसरा अटेम्प्ट था। इसके पहले मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे, 2020 और 2021 में। 2020 का अटेम्प्ट मेरा बस यूँ ही था, मैं 2 महीने के प्रिपरेशन के साथ गया था
और उसमें मुझे इतनी उम्मीद भी नहीं थी। पर हाँ, ये था कि मैं उससे डिसहार्टेंड नहीं होऊँगा, डिमोटिवेट नहीं होऊँगा उस अटेम्प्ट में कितने भी मार्क्स मेरे आते हैं, क्योंकि मेरा डिसीजन था कि हाँ, मुझे प्रिपरेशन तो करनी ही करनी है। तो बस वो अटेम्प्ट मैंने ऐसे ही दिया। फिर 2021 का मेरा पहला सीरियस अटेम्प्ट था, हालाँकि उसमें भी मेरा सिलेक्शन मैंने रिटन भी क्वालीफाई नहीं कर पाया, और फिर 2022 में मैंने तीसरा अटेम्प्ट और लास्ट अटेम्प्ट फॉर्चुनेटली मेरा रहा। अच्छा, ये आपका तीसरा अटेम्प्ट रहा, तो जब हम नॉर्मली देखते हैं कि हम जब फेलियर होते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे फ्रस्ट्रेशंस आ जाते हैं, हमें अपने अंदर ही कमियां नजर आने लगती हैं। तो हम ये करते हैं कि एकांतवास में जीवन में किसी से बातचीत नहीं करना है, किसी से बोलना नहीं, या सोशली थोड़ा सा अपने आप को बाहर करने लगते हैं। तो वो चीज़ें क्या फैक्टर करती हैं कि हमको ये करना चाहिए, या ऐसे क्या करना चाहिए उस समय? देखिए, डिपेंड करता है आपके ऊपर। सबसे बड़ी चीज़ है, आपको अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस पता होनी चाहिए, और हर आदमी को ये पता होती है अपने बारे में सबसे बढ़िया से। ये कोई दूसरा उसको नहीं बता सकता। आपको अपने बारे में पता होंगे, मुझे अपने बारे में पता थी। तो अगर आपको लगता है कि हाँ, सोशल तरीके से आप उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ एक हिंड्रेंस है आपके पढ़ाई में या आपके प्रिपरेशन में, तो ठीक है, आप बॉयकॉट कर दीजिए। अगर आपको लगता है हाँ, आप साथ में कर सकते हैं सारी चीज़ें, तो आप वो भी करिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पा रहे हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं होता है, दूसरा अटेम्प्ट भी नहीं होता है। ये फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन आ जाते हैं। तो उसमें चीज़ों को आपके पास चीज़ें फ्लैशबैक चली जाती हैं कि अब क्या किए, या आपके साथ बहुत सारी गलतियाँ भी होती हैं। तो उसको बिल्डअप करने के लिए या उसको कवर करने के लिए तो आपने उस पर कैसे स्ट्रेटजी अपनाई? ये फेलियर्स हर किसी की लाइफ में होते हैं, मेरी लाइफ में भी थी। मैंने जैसा बताया कि मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। पिछले 2 अटेम्प्ट में मैंने रिटन भी क्वालीफाई नहीं किया था। साथ ही साथ मैंने गेट में मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। पिछले 2 अटेम्प्ट में मैं कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पा रहा था। साथ ही साथ आरबीआई मैंने दिया था, उसमें भी मेरा दूसरा अटेम्प्ट था जो मेरा सिलेक्शन हुआ है। इसके पहले मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, और उस एग्ज़ाम में मुझे काफ़ी चेंज किया था। हुआ यूँ था कि मेरा सिलेक्शन पे टाई हो गया था, और आरबीआई के रूल्स हैं, सिलेक्शन रूल्स हैं कि अगर टाई होता है तो जिस कैंडिडेट की उम्र ज़्यादा होती है उसका सिलेक्शन होता है। तो आई वॉज नॉट सेलेक्टेड बाई 0 मार्क। अच्छा, आरबीआई में? जी, हाँ। लास्ट ईयर। तो वो काफ़ी डिप्रेसिंग फेज था मेरी लाइफ का, कि जब मुझे पता चला था कि मेरा इस तरह से सिलेक्शन नहीं हुआ है। 1-2 मार्क्स तो चलते हैं कभी भी। बहुत झटका लगता है जब ऐसे जी। फेज आते हैं। तो वहाँ से कम बैक करना मेरे लिए थोड़ा टफ था। पर फिर जैसा कि मैंने बताया, फेलियर से आप सीखते हैं। गलतियाँ करना गलत नहीं होता है, उन गलतियों से ना सीखना सबसे बड़ी गलती होती है। आप खूब गलतियाँ कीजिए, जितनी कर सकते हैं करिए, उनको अपने ऊपर लीजिए कि हाँ, आपने गलतियाँ की हैं, और उनसे सीखिए और आगे बढ़िए। यही मेरा फंडा रहता था। अच्छा, ये तो हो गया आपका। अब आप एलयू के छात्र रहे हैं, है ना? एलयू के छात्र रहे हैं तो आपके बहुत सारे मित्रगण भी होंगे, है ना, दोस्त भी होंगे। तो इस ये जर्नी रही जो आईएसएस की आपकी, उसमें आपके मित्रों का क्या रोल रहता है? एक आपका बचपन का रहता है, कॉलेज का रहता है, और दूसरा आपके पहले जो माता पिता रहते हैं। इसका कलेक्टिवली कैसे आप देखते हैं कि ये हमारे जीवन में जो यहाँ तक पहुँचे हैं, जर्नी रही, उसको वन बाय वन कैसे आप देखते हैं कि ये होना बहुत ज़रूरी होता है कि आप जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो अकेले नहीं कह सकते कि हम, क्योंकि इन सबको चीज़ें मिक्स करती भी जाती हैं। तो उस चीज़ को कैसे आप देखते हैं? कि ये बस कहना है कि हाँ, ये एग्ज़ाम मैंने निकाला है, गलत होगा। ये कई लोगों का एफर्ट होता है, कई लोगों के सैक्रिफाइसेस होते हैं, आपके मम्मी पापा के, आपके माता पिता के सैक्रिफाइसेस होते हैं, आपके परिवार के सैक्रिफाइसेस होते हैं, आपके खुद के सैक्रिफाइसेस होते हैं, आपके दोस्तों की मेहनत होती है जो हमेशा आपके साथ खड़े होते हैं। तो मेरे साथ भी ये चीज़ें थी। मेरे मम्मी पापा, मेरे सिस्टर का सपोर्ट रहता था, मेरी फैमिली से, मेरे दोस्तों का सपोर्ट रहता था। तो उन चीज़ों से एक आपको अंदर से बल मिलता है कि हाँ, आप सही दिशा में काम कर रहे हैं, और आपकी मेहनत तो होती है, उसके अलावा उसके सिवा तो आप कर ही नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली आपको फिर एक विनर बनाती हैं। ऐसा नहीं कि आप केवल एक लड़ाई में निकले हुए हैं, अकेले ही सारी जंग जीत लेंगे। अच्छा, ये आपके माता पिता, आपके फैमिली मेम्बर में कितने लोग हैं? वी आर ए फैमिली ऑफ 4। अच्छा, उसमें आपके माता पिता आपको ज़्यादा कौन मानता है? ज़्यादा तो मुझे दोनों ही लोग मानते हैं। खैर, अपनी माता से मैं ज़्यादा ही क्लोज हूँ। पर जो क्लोजनेस है उसका क्या इफेक्ट रहता है जीवन में, कि आप जो पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं, तो आप क्या मानते हैं कि हमारे उनका इफेक्ट कितना रहता है माता पिता का? देखिए, बहुत इफेक्ट होता है। आप सबसे बड़ा चीज़ तो ये होती है जब आप हारते हैं, या फिर आपको जो डिप्रेसिंग मोमेंट होता है आपकी लाइफ में, डेली भी कुछ ना कुछ डिमोटिवेट होते रहते हैं, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं और वो आपको समझते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है।
तो वो मेरे साथ होती थी, तो मैं अपनी बातें कभी कभी शेयर भी करता था। और तो मेरी माताजी, मेरे पिताजी, मेरी सिस्टर ये कहती थी कि ठीक है, यू जस्ट डू योर जॉब, आप अपना काम करते रहिए, जो भी होगा देखा जाएगा। तो गीता में भी कहा गया है, कर्मण्यधिकारे माँ फलेषु कदाचन, यानी कर्म करते रहिए और फल की इच्छा ना करें। तो बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा, है ना। आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस हमें बताए हैं, हम फॉलो करने का प्रयास करेंगे और हमारे दर्शक भी इसको बिल्कुल भरसक कोशिश करेंगे कि फॉलो किया जाए। तो ये थे हमारे साथ अस्तित्व रंजन श्रीवास्तव, जो कि यूपीएससी में आईएएस के फर्स्ट रैंक लाए हैं। अगर आपको कोई भी, अगर यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, अमूमन जाहिर सी होगा कि आप लोगों ने बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चन होंगे, उनको नहीं पूछ पाए हैं, तो आप कमेंट में पूछेंगे या लिख देंगे, टाइप कर देंगे, तो हम उस पर भरसक प्रयास करेंगे कि उसका जवाब दिया जाए। तो फिर फाइनली आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया इतना, हम आपके शुक्रगुजार भी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि हमने मुझे यहाँ इनवाइट किया, और इस चैनल के माध्यम से जितने लोगों को ये बात पहुँच सके कि इसके क्या क्या मिसकंसेप्शंस हैं इस एग्ज़ाम को लेके, उनके स्ट्रेटजीज़ को लेके, वो दूर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जैसा ही समय मिलेगा हमको या आपको, हम उनको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।